हरे कृष्णा। तो जो वास्तु कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज ये हमारा छठा दिन चल रहा है, 6th सेशन वास्तु के बारे में। इसके पहले हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की है। अगर आपने इसके पहले के सेशंस अटेंड नहीं किए हैं तो पहले वो अटेंड करिए, तभी आज का सेशन समझ में आएगा। इसके पहले हमने 5 तत्वों के बारे में जाना है, डायरेक्शंस के बारे में जाना है, अलग अलग चीज़ों का जो प्रभाव होता है, बेडरूम का, किचन का, टॉयलेट का, अलग अलग डायरेक्शंस में वो सब चीज़ें देखी गई। फिर हमने देखा है कि वास्तु वैल्यूएशन कैसे करते हैं, किसी नए घर में या कोई जगह का कैसे डायरेक्शंस और तत्वों को बैलेंस करते हैं बार ग्राफ के द्वारा, वो भी देखा है। तो आज का जो सेशन है, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि ट्रीटमेंट कैसे करना है। ट्रीटमेंट मेन गेट कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे मेन गेट जो होता है हमारे घर का एंट्रेंस कहाँ पे होना अच्छा है और कहाँ पे होना अच्छा नहीं है ना। उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, किचन का ट्रीटमेंट कैसे करें, टॉयलेट का ट्रीटमेंट कैसे करें, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो आइए एक प्रार्थना के साथ चालू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नमो आवरण्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि और भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातं वन्दे गुरुदेवतां। तो जो वास्तु कक्षा में वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लोग लाइव सुनते हैं और कुछ लोग बाद में भी सुनते हैं, जिनको समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत लोगों का मेरे पास कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसको मैं कोशिश करता हूँ क्लास में आंसर करने का। बहुत लोग बाद में सुनते हैं। तो कुछ लोगों ने कल रिक्वेस्ट किया था कि वो टेलीग्राम ग्रुप पे वो पीपीटी डालने के लिए। तो वो अभी पीपीटी क्या है कि अभी पूरा पीपीटी बना नहीं, मतलब कि बीच बीच में कुछ चीज़ें मैं ऐड भी कर रहा हूँ, जैसे जैसे आपके डाउट्स आ रहे हैं। तो इसलिए मैं उसको अभी पोस्ट कर नहीं रहा हूँ, लेकिन 1-2 दिन के अंदर मैं पोस्ट कर दूँगा जो भी जितना भी होगा। और कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे ये जो चक्र सब है, वास्तु चक्र, डायरेक्शंस, 16 डायरेक्शंस के चक्र हैं, ये वाले आपको दिखाया था, ये जो चक्र है। तो ये सब का भी जो सॉफ्ट कॉपी है वो मैं पोस्ट कर दूंगा आप लोगों को। चक्र है जो 5 एलिमेंट्स के जो साइकिल है और सब के जो भी, तो 1-2 दिन के अंदर कर दूंगा। ऐसे और सब चीज़ रेडी है, पीपीटी में कुछ एडिटिंग बाकी है,
इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। वो एक बार हो जाएगा तो फिर आप लोग को पोस्ट कर देंगे। आप लोग को लिंक आ जाएगा व्हाट्सएप नंबर से, उससे आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और उस टेलीग्राम पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। मैं भी आपको वैसे इस पेज पे भी डाल दूँगा, गेट वास्तु शास्त्र का पेज, उस पर भी टेलीग्राम का लिंक पोस्ट कर दूँगा। तो आइए आज का क्लास चालू करते हैं। आज का जो क्लास है ओके 16 दिशाओं में प्रवेश द्वार का प्रभाव। तो 16 डायरेक्शंस हमने पढ़े हैं, लेकिन कल हमने आपको इसमें बताया था, ये जो चक्र है आप देख रहे हैं, ये चक्र में देखिए यहाँ पे आपको ऐसे लिखा हुआ है N1, N2, N3, N4, N5 से N8 तक, फिर E1 से E8 तक, S1 से S8 तक और W1 से W8 तक। तो आपको थोड़ा सा और नज़दीक लेते दिखाई दे रहा है N1, N2, N3, है ना। तो ये चीज़ का जो यूज होता है वो गेट, जो भी हमारा प्रवेश द्वार होता है उसके लिए ये चीज़ यूज होता है। तो इसका कैसे हम डिसाइड करते, जैसे हमने कल देखा था कि कोई भी घर का जो मार्किंग होता है उसको जब हम मार्किंग करते हैं तो उसमें हम कहाँ पे गेट पड़ रहा है वो पता चल जाता है ना। तो हर दिशाओं, जैसे यहीं पे देखते हैं, ओके, जैसे मान लीजिए ये हमारा घर है, यहाँ पे हमारे घर का दरवाजा है। तो जब हम 16 डायरेक्शंस मार्किंग करते हैं इस तरह, और इसके ऊपर जब हम ये वास्तु चक्र रखते हैं ऐसे, वास्तु चक्र को मार्किंग करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा गेट था यहाँ पे कोई ना कोई इसमें से आएगा, N1, N2, E1, E2, E3। ये जो 32 जो ये है डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्रेंसेस, इसी 32 में से कोई एक जोन में ये हमारा एंट्रेंस पड़ेगा, है ना। तो इस 32 जोन के क्या क्या इफेक्ट हैं वो मैं बताऊँ। किस जोन में एंट्रेंसेस हो, द्वार हो, दरवाजा हो तो अच्छा है, किस जोन में हो तो दरवाजे अच्छे नहीं हो, ठीक है। तो सबसे पहला चीज याद रखिएगा कि ये जो आर्थिक कैसे ये 32 पॉइंट हमने क्यों लिए ना, कुछ लोग का ये सवाल होता है, ये ना 16 डायरेक्शन थे, फिर ये 32 कैसे डिवाइड हो के आगे। तो वो अभी हमारा बेसिकली आउट ऑफ सिलेबस है इसमें पढ़ना, लेकिन अगर हमको टाइम मिलेगा लास्ट में जैसे पढ़ाने के बाद तो उसको ही पढ़ाएंगे ना, कैसे 45 देवता होते हैं, एनर्जी देवता होते हैं, वास्तु पुरुष के ऊपर वो स्थापित है 45 एनर्जी देवता। और एक टर्म होता है वास्तुशास्त्र में जिसको हम लोग बोलते हैं पदविन्यास। तो पदविन्यास में हम लोग पूरे लैंड को डिवाइड करते हैं अलग अलग ब्लॉक्स में, जैसे 9x9 ब्लॉक्स यानी 81 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। तो उसमें जो बाहर के जो ये होते हैं उसमें 32 एनर्जी देवता। तो ये जो पॉइंट्स है N1 to N8, S1 to S8, E1 to E8, W1 to W8, ये टोटल जो 32 जो पॉइंट्स है ये 32 एनर्जी देवता को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, आगे टाइम मिलेगा तो इसको हम डिटेल में भी पढ़ाएंगे अगर टाइम पर मिले, क्योंकि ये थोड़ा और एडवांस लेवल की ये एनर्जी देवता को पढ़ना। लेकिन हमने क्या किया, आपको बहुत सिंप्लीफाई वे में दिया है ना, ऐसे नेमिंग करके, क्योंकि आप जस्ट उसको यूज में ला सके ना। हो सकता है इतने सारे देवता का एनर्जी फील्ड्स हमें याद ना हो, लेकिन N1 N2 ऐसे याद करके हम लोग उसको एंट्रेंसेस को यूज में कर सकते हैं। हमारे यूजफुल का यही चीज़ है ना, जो काम में आने वाला है वो यही चीज़ है। तो ये अलग अलग जो पॉइंट्स है वहाँ पे एंट्रेंसेस क्या क्या प्रभाव है, ये जस्ट
याद रखने वाली चीज़ है, इसमें कुछ समझ आना नहीं है, तो जस्ट मैं भी एक रीड आउट कर दूंगा। जैसे N1 में अगर इंट्रेंसेस होता है तो इट कैन क्रिएट सिनेरियोज टू हार्म समवन, किसी को दुख पहुंचाने के लिए, किसी को क्षति करने के लिए आपको उकसाएगा, ऐसा सिनेरियो बनाएगा, ऐसा माहौल बनाएगा। N2 में अगर आपका इंटेंसेस है तो फीलिंग इनवियस एंड जेलस इन नेचर, आप हमेशा दूसरे को देख के अपने आप में एनवी मतलब उसे जलेंगे, जेलसी होगा, मतलब कि उसके पास ज़्यादा है मेरे पास कम क्यों है, इस टाइप का हमेशा ये बना रहेगा। N3 में रहेगा एंसेस्ट्रल गेन्स एंड लॉट्स ऑफ अर्न मनी। आप एंसेस्ट्रल गेन्स मतलब पूर्वजों से बहुत फायदा मिलेगा, पूर्वजों का जो प्रॉपर्टी है, जो पैसे हैं, घर है, वो सब चीज़ें आपको मिलते हैं। N4 में रहेगा तो लॉट्स ऑफ मनी, मेल सक्सेसर इन फ्यूचर, है ना। N5 में रहेगा तो ऑलवेज ऑक्यूपाइड विथ रिलीजियस थॉट्स, हमेशा धार्मिक विचारों से मन में हमेशा धार्मिक विचार आते रहेंगे। N6 में रहेगा नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियस और बीइंग फैनेटिक, इस टाइप के जो बिहेवियर रहेंगे N6 में रहेगा। तो N7 में आएगा गर्ल ट्राई टू प्रैक्टिस डिफरेंट ट्रेडिशंस अदर देन फैमिली, जो गर्ल्स होते हैं फैमिली में, जो भी माताएं होती है, वो क्या करते हैं, जो फैमिली का ट्रेडिशन है उसको छोड़ के कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। N8 में अगर इंट्रेंस होगा तो बैंक बैलेंस इज मेंटेन बाय हुक और क्रूक, हुक और क्रूक मतलब किसी तरह चालाकी से, धोखा से, ये सब करके किसी तरह बैंक बैलेंस मेंटेन होता है। तो ये था N1 to N8, जो इस डायरेक्शंस में जो भी इंट्रेंसेस होते हैं उसके ये प्रभाव पड़ते हैं। अच्छा, इसके इंट्रेंसेस के प्रभाव होते कैसे हैं, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मान लीजिए यहाँ पे हमारा घर का ये मान लीजिए हमारे घर का एंट्रेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एंट्रेंस से क्या होता है, एंट्रेंस ऐसा जगह है जिससे आप अपने आप को आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करते हो, बाहर की दुनिया से कनेक्ट करते हो। घर को एक बॉक्स की तरह माने, एक अपना सेल्फ मांगे, तो वो दरवाजे से जो बाहर की दुनिया है वो आपके लिए एक आउटर वर्ल्ड है। तो एंट्रेंस ऐसा जगह होता है जहाँ से एनर्जी का आदान प्रदान होता है, आउटर वर्ल्ड से आपके इनर वर्ल्ड में एनर्जी आती है और जाती है ना। तो जो भी एनर्जी यहाँ से एक रेडिएट करते हैं, मैंने बोला था कि हर आदमी, हर व्यक्ति एक अपना एनर्जी फ्रीक्वेंसी कैरी करता है, और बाहर की कुछ एनर्जी होती है, बाहर से जब एनर्जी घर की तरफ आती है तो इनके इससे टकराती है आपके एनर्जी से, और ये एक इफेक्ट क्रिएट करता है जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। शॉर्ट में भी इतना ही समझ लीजिए, जो इफेक्ट जो क्रिएट होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी इफेक्ट होगा। तो ये जो एंट्रेंसेस बताया हमने N1 to N8, इसमें आप देखेंगे N3 और N4 ये बहुत पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बाकी सब नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो यानी कि अगर N3 और N4 में हमारा एंट्रेंस है तो क्या देगा, अच्छा इफेक्ट देगा। बाकी सब जगहों पे है तो क्या देगा, वो खराब इफेक्ट देगा, है ना। तो इसी तरह आप देखेंगे हर का N1 to N8 में हमने देखा N3 एंड N4 अच्छे इफेक्ट देते हैं। इसी तरह E1 to E8 में भी देखेंगे E3 और E4 ये अच्छे इफेक्ट देते हैं। बाकी सब एंट्रेंसेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है ना। मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये जस्ट लिखा हुआ है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ समझाने का है नहीं और हमारा टाइम चला जाएगा। वो टाइम अगर बचेगा तो हम कुछ दूसरा टॉपिक भी आप लोग को कवर कर सकते हैं, है ना। तो सिर्फ इतना समझ लिए, हर डायरेक्शन का 3 and 4, जैसे N3 N4 E3 E4 S3 S4 और W3 और W4, ये जो इंट्रेंसेस है वो शुभ होते हैं, वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। बाकी सब इंट्रेंसेस खराब रिजल्ट देते हैं, निगेटिव इफेक्ट देते हैं। तो ये E1 to E8 जो भी रिजल्ट्स है वो है, ये देखिए S1 to S8 ये भी नोट कर सकते हैं। S1 में रहेगा तो बैड इन्फ्लुएंसेस ऑन सन, है ना, जो पुत्र है उस पर खराब असर पड़ेगा। S2 पे रहेगा तो एक्सेल इन जॉब में उन्नति मिलेगी।
अब यहाँ पे बोलेंगे H2 भी अच्छा है, H2 भी टेंटेटिवली अच्छा है। H2 और N1 ये भी जो N1 है वो भी टेंटेटिवली अच्छा है। इसमें मतलब कि ये भी ओके चल सकता है काम। जैसे N3 N4 E3 E4 S3 S4 W3 W4 ये तो अच्छा है नहीं। इसके अलावा H2 और N1 भी अगर है तो उससे भी हम लोग काम कर सकते हैं। वो भी ओके मतलब बहुत अच्छा नहीं लेकिन उसको भी काम कर सकते हैं। फिर S3 है ऑल राउंड मनी एंड प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट। S4 प्रोडक्टिव आउटपुट ऑफ एनी वर्क एंड मेल चाइल्ड इज गॉड। अब आप ये देखो कि ये जो भी एनर्जी फील्ड्स है ये एक्चुअली इफेक्ट देती ही देती है। मैंने जितने भी घर देखे आज तक, अगर उसमें इंट्रेंसेस का ये प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ इंट्रेंसेस है ना वैसा इफेक्ट घर पे पड़ता है। मतलब ये ऐसा चीज नहीं कि हिट एंड ट्रायल वाला चीज। जैसे एस्ट्रोलॉजी में कभी कभी हिट एंड ट्रायल होता है, क्योंकि हम भी नहीं जानते कौन सा ग्रह किस टाइम पे किस टाइप से बिहेव करेगा। तो जो प्रिडिक्शन होता है वो हम एक मोटा प्रिडिक्शन करते हैं कि हाँ यहाँ पे अभी कुछ प्रॉब्लम आएगा, किस तरह से प्रॉब्लम आएगा वो कहना डिफिकल्ट होता है। लेकिन वास्तु ऐसा चीज है जो आपको एकदम परफेक्ट देता है। ये यहाँ पे इंट्रेंस है मतलब ये प्रॉब्लम होगा ही होगा। आप अपने घर का 2-3 जो वास्तु है उसको ठीक करिए, आप देखिए आपके लाइफ में चेंजेस आने चालू हो जाएंगे। आपका जो एनर्जी है वो डिफरेंट टाइप से एक्ट करने लगेगा। तो जो जिसका भी प्रॉब्लम होता है ना, ऋण का लोन का प्रॉब्लम होता है, बैंक का प्रॉब्लम होता है, बच्चे बात नहीं सुनते हैं, घर में रिलेशनशिप का प्रॉब्लम होता है, ये सब जितने भी सारे प्रॉब्लम है सब वास्तु दोष से रिलेटेड है। 100% गारंटी इसका रिजल्ट आएगा। और ये वास्तु आपको भी इफेक्ट करती है। आपके भी सटल जो एनर्जी है, सटल जो माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, ये तीनों तो हम अभी ले नहीं रहे। ये तीनों भी वास्तु का पार्ट होता है, लेकिन आजकल के वास्तु में लोग इसको कंसिडर ही नहीं करते, सिर्फ 5 एलिमेंट्स को ही कंसिडर करते हैं। तो ये जितने भी जैसे इंट्रेंसेस की हम बात कर रहे हैं, आप अपने घर का इंट्रेंस देखिए को किस जोन में पड़ रहा है, और उस जोन का इफेक्ट आप देखेंगे आपके घर पे प्रोमिनेंट होगा। तो ये S1 to S8 हो गया, और ये W1 to W8 ना। W1 में अगर इंट्रेंस रहेगा तो लाइफ स्पैन एंड फाइनेंशियल पोजीशन आर लो, है ना। W2 में रहेगा तो इनसिक्योर अबाउट रिलेशनशिप, कैरियर, इनस्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें देगा, है ना। W3 में रहेगा तो मनी, ग्रोथ, प्रॉपर्टी, ये सब देगा। W4 में रहेगा तो हैप्पी गो लाइफ। W5 में रहेगा तो थॉट ऑफ बीइंग परफेक्ट ऑल द टाइम। जो परफेक्शनिस्ट होते हैं ना, वैसा लगे कि हम हमेशा परफेक्ट, उनके अपीयरेंस में परफेक्ट, कोई भी काम करो उसमें परफेक्ट होना चाहिए, और नहीं होगा तो फिर वो एंग्जाइटी में आ जाता है। तो इसी तरह सब सारे इंट्रेंसेस के कुछ इफेक्ट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। बाद में आपको ये PPT भी टेलीग्राम पे 1-2 दिन में आ ही जाएगा, तो आप उधर से भी नोट डाउन कर सकते हो। तो इतना याद रखिए, हर डायरेक्शन का N3 एंड 4 जो भी हर डायरेक्शन का है वो इंट्रेंसेस अच्छा होते हैं। S2 और N1 ओके हैं, उसमें भी रह सकता है। और कुछ जो है एकदम प्रोहिबिटेड है ना, जैसे S5, S6, S7, S8 और W1, ये जो 5 जो इंट्रेंसेस है S5 से लेके S8 तक, 5, 6, 7, 8 और W1 यानी वेस्ट का पहला, ये एकदम बैड रिजल्ट देते हैं, और इसका कुछ ट्रीटमेंट भी नहीं है। ट्रीटमेंट देने के बाद भी यहाँ पे चीज़ें सुधरती नहीं है। अगर इस डायरेक्शन में आपका गेट पड़ रहा है तो उसको बंद करवाना पड़ेगा, लेकिन इस डायरेक्शन का कोई ट्रीटमेंट नहीं है ना। तो उसका जो भी इफेक्ट, या बंद करा लिया, फिर जो भी इफेक्ट उसका आ रहा है वो आपको जीवन में सहना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, ये याद रखिए। आगे चलते हैं हम लोग, इसमें ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते हैं। रसोई घर का उपचार। रसोई घर यानी कि किचन यानी कि फायर, क्योंकि बिना फायर का कुकिंग होता नहीं, और ये फायर का जोन में भी होना बहुत अच्छा होता है। किचन फायर को साउथ, जैसे साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है ना, साउथ और साउथ ईस्ट, ये सब डायरेक्शन फायर जोन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका उपचार कैसे करें, ट्रीटमेंट कैसे करें। मान लीजिए कोई किचन है वो ब्लड वहाँ पे साउथ ईस्ट में ना होकर कहीं और पे हो गया, तो उसका उपचार कैसे। मान लीजिए
इसको मैं बना के एक बार दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा किचन का स्टोव है। किचन से कहने का मतलब हमारा जो फायर स्टोव होता है वह स्टोव इस तरह, ये मान लीजिए हमारे नॉर्थ डायरेक्शन में है, आते हैं नॉर्थ में। तो नॉर्थ क्या है, वाटर का डायरेक्शन है, और ये फायर बर्निंग क्या चीज का ये है, फायर को रिप्रेजेंट करता है। और ये वाटर और फायर क्या है, दोनों को एंटी है। अगर नॉर्थ में हमारा किचन हो जाएगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो इसको क्या करना पड़ता है, हमको ट्रीटमेंट करना पड़ता है जिसका इसका इफेक्ट ना। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये पढ़ा था, याद है आपको, वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस, ऐसे करके एक साइकिल पढ़ा है। तो ये पेरेंट है, ये सन है और ये ग्रैंडसन है, मान लीजिए ऐसे। और ये क्या होता है, एंटी इलामेंट होता है। जब भी पेरेंट और ग्रैंडसन के बीच में प्रॉब्लम होता है तो कौन आता है, फादर आता है इसको सॉल्व करने। एयर मतलब ग्रीन, वाटर मतलब ब्लू और ब्लैक, फायर मतलब रेड और पिंक। तो ये हमारा क्या है, फायर जो है ये वाटर में आ गया है। तो कौन आएगा सॉल्व करने, बीच वाला यानी कि एयर। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, ग्रीन कलर का स्लैब इसके चारों तरफ, ये जो हमारा जो चूल्हा है, जो बर्नर है गैस, इसके चारों तरफ ये ग्रीन कलर का स्लैब डाल देते हैं। तो क्या होता है, ग्रीन क्या करता है, फायर को सपोर्ट करता है। साइकिल ऑफ इनिशिएशन में देखोगे ग्रीन से क्या होता है, फायर बनता है ना। एयर से क्या होता है, फायर आता है। और साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन में देंगे, एयर क्या करता है, वाटर को ब्लॉक करता है। तो जो भी वाटर एलिमेंट इधर से आएगा, जो भी वाटर एलिमेंट चारों तरफ से आएगा इस फायर को प्रॉब्लम करने, उसको क्या करेगा, ये ग्रीन ब्लॉक करेगा, है ना। लॉजिक समझिए, मैं लॉजिक समझा रहा हूँ। सिर्फ बहुत लोग रट भी लेते हैं, लेकिन लॉजिक यही है, क्योंकि ये वाटर जोन में है। तो जो भी वाटर आएगा एलिमेंट इस फायर को रोकने के लिए, ग्रीन क्या करेगा, उसको रोकेगा। क्योंकि ग्रीन क्या होता है, डोमिनेट करता है, वाटर को डोमिनेट कौन करता है, एयर मतलब ग्रीन। और फिर यहाँ से क्या देगा, ये स्टोव को ग्रीन वाला क्या देगा, ग्रीन क्या करता है, फायर क्रिएट करता है। यहाँ से ये फायर को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, इनिशिएट करेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा ये जोन जो है, जो प्रॉब्लम जो हो रहा था वो प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो ये याद रखिए, ये जस्ट कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं वो हम देख रहे हैं, है ना। तो आ जाते हैं हम लोग बैक टू, तो जब भी हमारा किचन नॉर्थ वेस्ट में रहेगा, नॉर्थ में रहेगा, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, इस डायरेक्शंस में अगर किचन है तो उसके चारों तरफ हम लोग ग्रीन कलर का स्लैब या ग्रीन कलर का पट्टी, टेप, ये सब चीजें लगा के उसको ट्रीटमेंट करते हैं। हम स्लैब की बात नहीं कर रहे हैं, स्लैब का भी अलग से ट्रीटमेंट होता है। आज हम सिर्फ चूल्हे की बात कर रहे हैं ना। ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी नॉर्थ डायरेक्शन में जो कि रिप्रेजेंट करती है। स्लैब जैसे ब्लैक है तो वो भी एक वाटर है, तो उसको भी अलग से ट्रीट करते हैं। तो लेकिन सिर्फ चूल्हे का हम बात करें, फायर की जोन का, किचन मतलब चूल्हा होता है, तो उसके चारों तरफ अगर हम ग्रीन स्लैब लगा दें या ग्रीन पट्टी लगा दें तो उस जो बर्नर है उसको ट्रीट करते हैं हम इस तरह से। और वही साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर किचन है तो उसको येलो स्लैब से ट्रीटमेंट करते हैं। येलो कलर का नीचे स्लैब देते हैं, येलो कलर की पट्टी भी लगा सकते हैं, उससे हम लोग इसको ट्रीट करते हैं। उससे क्या होता है कि जो भी एनर्जी डिसबैलेंस होता है, जो भी एनर्जी उसको अपोजिट करता है
उसको वो रोकने का काम करते हैं। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। शौचालय, टॉयलेट का, तो टॉयलेट का क्या गुण होता है? जिस भी दिशा में टॉयलेट होगा उसको उस दिशा के गुण धर्म को क्या करता है? वो डिस्पोज ऑफ कर देता है, विसर्जन कर देता है ना। और बताया भी था मैंने, शौचालय के लिए जो साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि वो एक्सपेंसेस का डायरेक्शन होता है ना, डिस्पोज ऑफ का डायरेक्शन होता है, लेट्स गो, ये सब चीज़ के डायरेक्शन होते हैं। तो उसमें टॉयलेट होना अच्छी बात है कि टॉयलेट का भी वही नेचर है। तो इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी हम लोग देखेंगे। ओके, अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई टॉयलेट है तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। मैंने ये बताया था पिछले जब टॉयलेट के बारे में बता रहा था तो। और इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, टॉयलेट के ट्रीटमेंट में भी जो टॉयलेट है उसके चारों तरफ क्या करते हैं हम लोग, टेप लगाते हैं, या जो भी उस एलिमेंट के जो मेटल होते हैं उस मेटल को हम लोग लगाते हैं। तो कौन से डायरेक्शन में होने से हम लोग क्या क्या लगाते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो उसके चारों तरफ ग्रीन टेप लगाते हैं। टेप जो होता है वो मार्केट में आपको मिल जाएगा कहीं भी। मिनिमम 4 इंच चौड़ाई का टेप होना चाहिए। तो वो टेप और टॉयलेट को पूरा कवर करना चाहिए। वो जैसे वो देख रहे हैं जो पिक्चर दिया हुआ है, अगर वो टॉयलेट है उसके चारों तरफ नीचे ग्रीन कलर का टेप लगा हुआ है ना, या फिर उस जो ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करने वाला जो मेटल होता है, आप उस मेटल का जो एक स्ट्रिप को ना, स्ट्रिप भी कम से कम 1-2 इंच ना, एटलीस्ट 1 इंच चौड़ा स्ट्रिप होना चाहिए। मेटल की स्ट्रिप को जमीन के नीचे वैसे लगा सकते हैं। अगर जमीन के नीचे लगाना है तो मेटल स्ट्रिप लगा सकते हैं। अगर उसको तोड़ना नहीं चाहते हैं ऐसे ही तो फिर वो उस कलर का टेप लगा सकते हैं आप। तो एकदम वो दीवार से होना चाहिए, जहाँ से वो टॉयलेट जुड़ा हुआ है वहाँ से लेके और पूरे टॉयलेट के एरिया को कवर करते हुए वो लगा होना चाहिए। तो किस किस डायरेक्शन में टॉयलेट होने से क्या क्या चीज़ लगाते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इस डायरेक्शन में हो तो रेड, अब इस डायरेक्शन में तो रेड टेप लगा सकते हैं, या फिर इस डायरेक्शन का जो मेटल है ना, वो भी लगा सकते हैं। ये सी में है, पिंक है। पिंक और रेड किस जोन को रिप्रेजेंट करता है? फायर वाले जोन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये फायर तत्व को रिप्रेजेंट करता है। फायर तत्व कौन सा मेटल है? मान लीजिए कॉपर है, तांबा, तो तांबे का स्ट्रिप जमीन के नीचे लगा सकते हैं। मतलब दोनों चीज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ भी किए तो वो ट्रीटमेंट हो जाता है। साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट में रहने से येलो कलर लगाते हैं, या फिर येलो कलर अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है ना। तो अर्थ एलिमेंट का जो भी मेटल है ना, उस मेटल को हम लोग वहाँ पे लगा सकते हैं। साउथ वेस्ट में रहे है तो गुड है, क्योंकि साउथ वेस्ट तो डिस्पोज ऑफ का ही। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में रहेगा तो वाइट कलर से ट्रीटमेंट करते हैं। नॉर्थ वेस्ट में रहेगा तो ब्लू कलर से ट्रीटमेंट करते हैं। अब ये हमने बता दिया, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ट्रीटमेंट क्यों करते हैं मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगा, बाकी सब आप अपने आप फिट कर लेना, जस्ट समझने के लिए। तो मान लीजिए ये हमारा टॉयलेट सीट है, इस तरह ऐसे दीवार से लगा हुआ। आपको एक चीज अभी बताया नहीं, आगे वास्तु पुरुष के बारे में बताऊंगा, कैसे वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई। तो उसमें ये चीज आता है कि ये जो बीच का जो स्थान होता है वो ब्रह्म का स्थान होता है ना। इधर से वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस, ये 5 तत्व होते हैं। तो जो ब्रह्म जो स्थान से ना, ये ब्रह्म को पता होता है चारों किस डायरेक्शन में कौन से एनर्जी को भेजना है, कौन से तत्व को भेजना है। जैसे नॉर्थ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ में वो कंटिन्यूसली वाटर एलिमेंट को डिस्चार्ज करते रहते हैं। साउथ वेस्ट में कंटिन्यूसली अर्थ एलिमेंट को डिस्चार्ज करते रहते हैं। उसी तरह साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कंटिन्यूसली
हायर एलिमेंट को डिस्चार्ज करते रहते हैं। तो इसलिए पहले के लोग जब घर बनाते थे तो बीच का स्थान खाली रखते थे। ब्रह्म का जो स्थान है वो खाली होना चाहिए, तभी वो एनर्जी रेडिएट करेंगे। अगर ब्रह्म ही ब्लॉक हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए जो घर का जो सेंटर होता है उस स्थान को हम लोग खुला रखते हैं। पहले के लोग वहाँ पे आंगन बनाते थे बीच में, और फिर चारों तरफ से कमरे बनाते थे। तो वो बहुत लॉजिकल था, वो वास्तु आधारित उनके घर होते थे। तो ये चीज़ जस्ट माइंड में रखिए। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारा टॉयलेट है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। अब यहाँ पे ब्रह्म है मान लीजिए हमारा, तो ब्रह्म यहाँ से भेजना क्या चालू करते हैं इस डायरेक्शन में, वाटर एलिमेंट पर से भेजना चालू करते हैं। मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है, यहाँ पे क्या कंटिन्यूसली वाटर एलिमेंट भेजना चालू करेंगे। और जैसे ही ये टॉयलेट के पास वाटर एलिमेंट पहुँचेगा आपके डिस्पोज ऑफ होने लगेंगे, खत्म होने लगेंगे, राइट। तो टॉयलेट अगर नॉर्थ डायरेक्शन में है तो प्रॉब्लम होगा। तब इसको सुधारा कैसे जाए है, तो चलिए देखते हैं। अब बहुत लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये 5 एलिमेंट्स है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे ब्लू कलर का टेप लगा लेंगे ऐसे। अब ब्लू कलर के टेप लगाने से हो क्या रहा है, ये देखिए यहाँ से वाटर एलिमेंट आ रही है, राइट। और ये ब्लू टेप क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, वाटर एलिमेंट को। तो ये आ रही है, तो इसके साथ ब्लू टेप मिलकर से कुछ ये रोक नहीं रहा है, ये क्या कर रहा है, इसके साथ और मिलके और भी साथ में वाटर एलिमेंट इधर जा रहा है, समझ रहे। जैसे बहता हुआ पानी था ना, नदी बह रही थी, उसमें 1 गिलास पानी और डाल दिया तो उससे कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है ना। ये भी पानी था, ये भी पानी था, दोनों मिलके गए डिस्पोज ऑफ हो गए, है ना। तो अगर हम ब्लू डालेंगे तो क्या होगा, काम नहीं करेगा। पूरी दुनिया ये बोलती है नॉर्थ में अगर टॉयलेट हो तो ब्लू स्ट्रिप डाल दीजिए, हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्लू नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये गलत रेमेडी है, ये करेंगे इसका कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, ब्लू नहीं कर सकते, अब कुछ दूसरा डाल के देख लेते हैं। ब्लू के बाद ये स्पेस एलिमेंट का मान लीजिए व्हाइट डाल के देखते हैं। यहाँ पे हमने स्पेस एलिमेंट का चीज़ें डालते हैं, मान लीजिए व्हाइट स्ट्रिप डालते हैं यहाँ पे, ठीक। व्हाइट क्या करता है, अब इनिशिएशन साइकिल में पढ़ा था याद है, व्हाइट क्या करेगा, इनिशिएट करेगा वाटर को। अब ये जो वाटर आएगा यहाँ से, है ना, ये व्हाइट क्या करेगा, इसको रोकेगा नहीं। ये क्या करेगा, व्हाइट खुद भी वाटर एलिमेंट को जनरेट करेगा, क्योंकि क्या है, व्हाइट जो क्या है स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये तो वाटर आएगा और ये भी वाटर एलिमेंट डिस्चार्ज कर रहा है, और दोनों मिलके जा रहे हैं, और फिर से वाटर एलिमेंट आपके डिस्पोज ऑफ हो रहा है। वाटर एलिमेंट क्रिएट तो हो रहा है यहाँ पे व्हाइट लगाने से, लेकिन लगाने के बाद क्रिएट भी हो रहा है और साथ साथ डिस्पोज ऑफ भी हो जा रहा है, यानी कि वो भी आपके जो वाटर तत्व के जो गुणधर्म है उसको डिस्पोज ऑफ कर रहा है। तो उससे भी कोई फायदा नहीं है। तो अगर व्हाइट रहे, व्हाइट पट्टी लगाए तो वो भी काम नहीं करेगा, ठीक। येलो लगा के देख लेते हैं, येलो लगाने से क्या हो रहा है। मान लीजिए हमने यहाँ पे येलो पट्टी लगा दिया टॉयलेट के चारों तरफ। येलो क्या रिप्रेजेंट करता है, अर्थ एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो अर्थ एलिमेंट क्या होता है, अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं। तो इधर से वाटर एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे ही वाटर एलिमेंट जो भी आ रहे हैं, इसको ये लोग क्या कर रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है, इसको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है ना। जैसे पानी की धारा आ रही है वहाँ पे रोक दे रहा है, तो ब्लॉक कर दे रहा है। तो क्या जितने भी वाटर आ रहे हैं वहाँ पे जमा होते जा रहे हैं, यानी कि वो उस डायरेक्शन में उसका वो जमा होते जा रहा है, उस डायरेक्शन तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। तो वाटर को वहाँ तक पहुँचने में तो रोक दिया, लेकिन पहुँच नहीं रहा है, तो उसका फायदा भी नहीं हो रहा है। तो अर्थ एलिमेंट लगाने से वाटर को तो रोक तो दे रहा है, लेकिन वो एनर्जी फ्लो को रोक दे रहा है वाटर के, उसके कारण वो भी ठीक से सॉल्व नहीं कर पाए। इसलिए हम येलो भी यहाँ पे नहीं लगा सकते। अब कौन सा हो गया, अब पिंक रेड लगा के देखते हैं। यहाँ पे हमें मान लीजिए रेड कलर के स्ट्रिप लगा दिए चारों तरफ, ठीक। रेड क्या है, वाटर का
एंटी एलिमेंट है ना। तो रेड लगाने से वाटर और फायर दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे, नाश करेंगे, है ना। तो वो भी एक अच्छा ये नहीं, ये रेड की सारी एनर्जी लग जाएगी वाटर को ख़त्म करने के लिए, तो फाइनली वो भी वही काम कर देगा, ख़त्म ही कर देगा उस एनर्जी को। इसलिए रेड भी क्या है, नहीं लगा सकते। अभी ग्रीन लगा के देखते हैं। यहाँ पे हमने ग्रीन स्ट्रिप लगा दिया, ठीक है। मान लीजिए ऐसे ऐसे करके हमने ग्रीन स्ट्रिप पूरा लगा दिया। अब ग्रीन लगाने से क्या हो रहा है देखते हैं। यहाँ से वाटर आना चालू हुआ, ब्रह्मदेव ने इधर वाटर भेजना चालू किया। अब ग्रीन क्या है, जस्ट एक मिनट, वाटर से एयर बनता है, एयर से फायर, फायर से अर्थ, अर्थ से एंटी एलिमेंट है, इसको रोकेगा। जस्ट 1 मिनट। और इसको भी डिस्ट्रक्टिव है, इसको रोकेगा। अर्थ को बाहर आने से रोकेगा, ठीक है। ओके राइट। ग्रीन देने से क्या हो रहा है वो इफेक्ट देखेंगे। तो ग्रीन क्या है, यहाँ पे देखो वाटर, एयर को रिप्रेजेंट करता है। तो वाटर से किसका क्रिएशन होता है, एयर का। तो अगर वाटर एलिमेंट एयर में है तो एयर उसको ऑब्जर्व कर लेता है ना, एयर उसको ऑब्जर्व कर लेता है। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, जो भी वाटर एनर्जी ऐसे आया तो ये जो ग्रीन स्ट्रिप होने से क्या होगा, ग्रीन उसको ऑब्जर्व कर लेगा, है ना। और ये जो टॉयलेट है, टॉयलेट जो होता है वो डिस्पोजल का जो एनर्जी है उसको क्या करेगा, उसको वो खत्म कर देगा ग्रीन। क्यों, क्योंकि ग्रीन जो होता है एंटी एलिमेंट होता है अर्थ का। अर्थ का एंटी एलिमेंट क्या होता है, ग्रीन होता है। तो ये जो भी टॉयलेट के जो निगेटिव इफेक्ट होंगे उसको क्या करेगा, ये जो ग्रीन स्ट्रिप होगा उसको बाहर नहीं आने देगा, उसको वहीं पे खत्म कर देगा। जो भी जैसे मान लीजिए हमने किचन के चूल्हे में देखा था, क्यों किचन के चूल्हे के चारों तरफ ग्रीन लगाया था, क्योंकि जो भी एनर्जी जा रही थी उसको रोक के, वाटर की एनर्जी को रोक के वो क्या कर रहा था, उधर फायर की एनर्जी को जनरेट कर रहा था, है ना। इसी तरह यहाँ पे ग्रीन लगाने से क्या होगा, वाटर की एनर्जी को वो सक कर लेगा और इसके जो एनर्जी है, टॉयलेट की एनर्जी है, उसको खत्म कर देगा, है ना, उसको वो खत्म कर देगा। तो जिसके कारण क्या होगा, जब इसका इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा तो ये फिर आसानी से इसको फ्लो करने देता है। इसमें ये रेमेडी करने के बाद एक रेमेडी ये करना होता है कि साउथ वेस्ट में आपका जो डायरेक्शन होता है, साउथ वेस्ट जो जस्ट अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आपने अर्थ एलिमेंट को यहाँ पे खत्म किया, डिस्ट्रक्ट या ग्रीन स्ट्रिप लगा के, यहाँ पे आपको येलो कलर से येलो वाश यहाँ पे करना पड़ेगा आपको, उस येलो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। नहीं तो आप सिर्फ ये चीज कर देंगे, इसका ये वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन वाला प्रॉब्लम, लेकिन इसको फिर ये वाला प्रॉब्लम चालू हो जाए, क्योंकि फाइनली जो टॉयलेट जो एनर्जी जो कैरी कर रही थी डिस्पोजल की, वो एनर्जी जो संतुलन बना रहा था इधर, वो खत्म हो जाएगा, उसको पेट की समस्या आने लगेगी, उसके डाइजेशन की प्रॉब्लम आने लगेगी। इसीलिए अगर हम ग्रीन टेप इधर लगा रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको बैलेंस करने के लिए साउथ वेस्ट में भी येलो कलर से हमको पोताई करना पड़ेगा, येलो कलर से पेंट करना पड़ेगा, येलो बलून लगाना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो एनर्जी बैलेंस हो सके। ये जो मैंने बताया जस्ट एक डायरेक्शन के लिए समझा के बताया, आप अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पे हमने जो कलर मेंशन किया है आप ऐसे लगा के उससे भी देख सकते हैं कि क्यों इस डायरेक्शन में यही कलर यूज कर रहे हैं, तो इसमें रेड कलर ही यूज कर रहे हैं, है ना।
तो वो कलर यूज करने से क्या इफेक्ट आ रहा है, वो कलर छोड़ के दूसरा कलर यूज करेंगे तो दूसरा कलर भी यूज कर सकते हैं, वो कुछ चीज़ों में काम कर सकता है। जैसे ब्लू कलर भी लगाए तो काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए फिर दूसरा चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ेगा हमको ना, वो दूसरे नेगेटिव इफेक्ट्स भी देने लगेंगे, है ना। जैसे मैंने ग्रीन कलर लगाया तो साउथ वेस्ट में येलो कलर भी लगाना पड़ेगा, ठीक। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं, ये नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। ये इसी डायरेक्शन में टॉयलेट है तो सही ये उपचार है, राइट। ओके, टाइम होना है। ट्रीटमेंट ऑफ इंट्रेंसेस। इंट्रेंस का मैंने बताया था, इंट्रेंस आपका घर का दरवाजा है जहाँ से आपके एनर्जी बाहर की दुनिया से आपकी दुनिया में एनर्जी का आदान प्रदान होता है ना। तो हमारा जो मन है ये पूरी, जैसे ये आकाश है, हमारा मन आकाश से कनेक्ट होता है तो आकाश की एनर्जी को लेते हैं। इसलिए हम जब मेडिटेशन करते हैं, हम अपने स्पेस एलिमेंट से जब कनेक्ट होते हैं तो हम उस एनर्जी को अपने अंदर आदान प्रदान करते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं मेडिटेशन करने से मन बहुत शांत होता है। तो वो नेचुरल है, वो एनर्जी से वो कनेक्ट हो रहा है तो उस एनर्जी का उसको फायदा मिल रहा है। तो इसी तरह जो बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ, जैसे मान लीजिए एक ये जो पूरी बाहरी आकाश जो है, पूरी दुनिया है, एक महासागर है और उसमें एक टैंक रख दिया, वाटर टैंक है ना, वो उस पर तैरते रहेगा। तो जब वाटर टैंक में छेद होगा तो क्या होगा, उस टैंक खुलेगा तभी उसमें अंदर वाटर जाएगा, है ना। तो इसी तरह जो आपके घर का जो इंट्रेंस होता है वो बाहरी दुनिया से जुड़ने का एक साधन होता है, बाहरी दुनिया के एनर्जी का आदान प्रदान होता है। तो बाहर आपका क्या एनर्जी है ना, उस पर भी बहुत वास्तु होता है। जब वास्तु में हम बनाते हैं तो जमीन का परीक्षण करते हैं, बाहर किस तरह के पेड़ पौधे हैं, बाहर और क्या क्या आपके घर के सामने, एंट्रेंस के सामने, तो वो सब चीज़ भी हम लोग ध्यान रखते हैं। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इंट्रेंसेस के ऊपर देख रहे हैं। इंट्रेंस अलग अलग डायरेक्शन में हमारे घर के रिस्पेक्ट में है तो उसके क्या क्या इफेक्ट थे हमने देखा। अब उसको ट्रीट कैसे करेंगे वो हम देख रहे हैं। अच्छा, इसमें मैंने ये बताया था कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। जो S5 से W1 तक अगर कोई इंट्रेंसेस है ना, S5 से W1 तक, S5, S6, S7, S8 और W1, तो उसके कुछ ट्रीटमेंट नहीं होते हैं, है ना। तो इसमें नहीं, तो जिस भी इसमें आप देखेंगे एक पार्टिकुलर कलर रिप्रेजेंट करता है हर डायरेक्शन। तो जिस भी डायरेक्शन में वो एंट्रेंस पड़ रहा है ना, उस डायरेक्शन के पत्ती को, स्ट्रिप को, या उस डायरेक्शन के इसको क्या बोलेंगे, टेप को वहाँ पे लगाते हैं एंट्रेंस पे। जैसे मान लीजिए ये हमारा घर का एंट्रेंस है, सपोज करिए ऐसे गेट है। तो जो टेप जो लगाएंगे वो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच में पूरा यहाँ से लेके शुरू से लेके लास्ट तक होना चाहिए। इसमें थोड़ा भी गैप नहीं होना चाहिए, बीच में कटा होना नहीं चाहिए। कटा होगा या गैप होगा तो फिर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, वहाँ से एनर्जी लीक होगी, फिर वो आना जाना चालू रहेगा। तो उस टेप लगा दीजिए यहाँ पे, उसका मेटल जो होता है वो स्ट्रिप आप जमीन के नीचे भी लगा सकते हैं। दोनों में से कोई उपाय आप कर सकते हैं। नहीं तो ब्लू हुआ, जैसे वाटर के डायरेक्शन में है तो ब्लू लगाना है, ब्लू टेप लगाइए, फिर एल्युमिनियम स्ट्रिप लगा दीजिए। रेड कलर लगाइए, फिर कॉपर स्ट्रिप लगा दीजिए। येलो कलर टेप लगाइए, ब्रास स्ट्रिप लगा दीजिए। व्हाइट कलर टेप लगाइए, फिर आयरन स्ट्रिप लगा दीजिए। ग्रीन कलर टेप लगाइए, फिर टिन लगा दीजिए, टिन का स्ट्रिप। तो ये स्ट्रिप लगा के जो हाउसेस होते हैं उसके हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो ओके, पूजा का स्थान, ओके, ये टॉपिक हम लोग कल करेंगे कि कहाँ पे हमारा पूजा घर होना चाहिए, प्लेस ऑफ वर्शिप घर के अंदर। तो आज इतना ही था।
हाउ वी कैन मेजर द एंट्रेंस इन 16 डायरेक्शन। ओके, वो 16 डायरेक्शन में एंट्रेंस को आपको लोकेट करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ये जो मैं शक्ति चक्र बताया, वास्तु चक्र बताया, ये आपको खरीदना पड़ेगा। अगर नहीं है तो भी आपको मैं इसका सॉफ्ट कॉपी भेजूँगा। इसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं थिन पेपर पे, जो एकदम ट्रांसपेरेंट पेपर होता है, और उसको ऐसे गोल काट के रख सकते हैं। और जो भी इंट्रेंसेस होते हैं, जब आप 16 डायरेक्शंस मार्किंग करेंगे उसमें आप इंट्रेंसेस भी मार्किंग कर सकते हैं। कौन से घर का किस इंट्रेंस में पड़ रहा है, N6 में पड़ रहा है, N7 में पड़ रहा है, N8 में पड़ रहा है, E1 E2 ऐसे करके मार्किंग क्या हो इस पर देख रहे हैं। उसी तरह इंट्रेंस का भी मार्किंग कर सकते हैं इसी में। तो खैर ठीक है, और कोई क्वेश्चन है नहीं तो या आज 10 मिनट बाकी है, तो एक अलग टॉपिक जो हम कवर करने वाले थे, एक्स्ट्रा जो था, वो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग कवर करेंगे। तो जो वास्तु होता है वो 3 तरह के वास्तु होते हैं। एक होता है चर वास्तु, ये हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ, ये इतना जानना था, ये अलग टॉपिक है। तो 3 तरह के वास्तु होते हैं, चर वास्तु, स्थिर वास्तु, और तीसरा होते हैं दैनिक वास्तु, है ना। तो दैनिक वास्तु होता है जो हम लोग हर डे पे वास्तु जो चेंज होते रहता है डे टू डे बेसिस पे। जैसे दिशा शुभ, किस दिन किस डायरेक्शन में जाना वर्जित है, या किस दिन किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। कोई यात्रा कर रहा है, मान लीजिए आज यात्रा निकला कोलकाता के लिए, और कोलकाता आपके घर के इस डायरेक्शन में पड़ता है, तो उस डायरेक्शन में जाना चाहिए या नहीं। तो ऐसे जो चीज़ होते हैं दिशाशूल वाले चीज़, वो दैनिक वास्तु से हम लोग देखते हैं। फिर दूसरा होता है चर वास्तु। चर वास्तु जो होते हैं, मैं जब आपको वास्तु पुरुष पढ़ाऊँगा तो उसमें जो वास्तु पुरुष, जो वास्तु देवता जो है, वो हर घूमते रहते हैं। वो एक्चुअली एक जगह स्थिर नहीं रहते, उनका जो चलना होता है वो हर 2-3 महीने में अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो डायरेक्शन चेंज करते हैं, उसके कारण फिर चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे मान लीजिए आप घर का नींव खोद रहे हैं, फाउंडेशन स्टोन डाल रहे हैं, तो किस मंथ में डाल रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। तो जिस मंथ में उस वास्तु पुरुष का मुख जिस साइड है, उसके आधार पर वो डिसाइड होता है कि किस डायरेक्शन में उस प्लॉट के किस डायरेक्शन कहाँ पे वो नींव डालना है। तो ये हो गया चर वास्तु की तरह। उसी तरह तीसरा जो कैटेगरी बनाएंगे वो स्थिर वास्तु। स्थिर वास्तु जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो सब स्थिर वास्तु के अंदर आता है। इसमें मतलब कुछ चर वास्तु के कारण कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। आपने घर बना लिया, उसमें जो कुछ भी है घर बनाने के लिए जो प्रॉब्लम है, या फिर इसमें दैनिक वास्तु की तरफ कुछ चेंजेस नहीं है। तो अब जैसे चर वास्तु में जैसे मुहूर्त ये सब भी आ जाता है। गृह प्रवेश के लिए कौन सा मुहूर्त होना चाहिए ना, चर वास्तु, क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं वास्तु पुरुष का मुहूर्त, या फिर ग्रह नक्षत्र हमेशा घूमते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो उसके अनुसार सब चीज़ें डिसाइड होती है। अब जो स्थिर वास्तु है वो भी 3 टाइप के होते हैं। इसमें होते हैं खंड निर्णय, विधि विन्यास और पद विन्यास। ये 3 चीज याद रखिए। क्या पढ़ रहे हैं? नेचर वास्तु में स्थिर वास्तु 3 तरीके में वास्तु में कैटेगराइज किया गया। स्थिर वास्तु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है खंड निर्णय, एक्स्ट्रा टॉपिक है, आज थोड़ा टाइम बचा इसलिए पढ़ा रहे हैं। दूसरा होता है पद विन्यास, और तीसरा होता है विधि विन्यास। तो खंड निर्णय के अंदर जो कुछ भी आते हैं
छोटे प्लॉट के लिए जब हमको वास्तु करना होता है खंड निर्णय के थ्रू करते हैं। छोटा सा प्लॉट है जैसे 1 BHK है, 2 BHK है, उसमें जस्ट एक बेडरूम होगा, एक हॉल होगा, एक किचन होगा, एक बाथरूम होगा, तो उसको ऐसे 4 भाग में डिवाइड कर लेते हैं ना। ये हो गया ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, और यहाँ पे थोड़ा खाली स्पेस छोड़ देते हैं घर में आने जाने के लिए लोगों का, पीछे थोड़ा गार्डन टाइप छोड़ देते हैं। तो ऐसा छोटा प्लॉट है, इसमें एक रूम है ना, एक किचन है, एक बाथरूम है, एक हॉल है। तो इस टाइप से अगर छोटे प्लॉट बनाने हैं तो उसका निर्णय खंड निर्णय के थ्रू करते हैं, कौन सी डायरेक्शन किस चीज़ के लिए अच्छा होता है, तो ऐसे करके हम लोग बनाते हैं। तो जब भी छोटे जगह बनाने के लिए चीज़ होता है तो उसके लिए हम लोग खंड निर्णय करते हैं। विधि विन्यास जो है ठीक इसका उल्टा है। तो विधि विन्यास में क्या करते हैं, बहुत बड़े चीज़ों का निर्माण करना है। मान लीजिए घर बहुत बड़ा है, 100 लोग, जैसे पहले के राजा लोग का राजमहल टाइप से होता था, या मंदिर का निर्माण करना है, या फिर नगर का ही निर्माण करना है, पूरे नगर का निर्माण, उसके लिए विधि विन्यास करते हैं। विधि विन्यास में क्या होता है, जो प्लॉट को हम लोग अलग अलग डायमेंशन से बांटते हैं। मान लीजिए हमारा प्लॉट है, तो इसको हम लोग ऐसे करके अलग अलग सर्कुलर टर्न्स में इसको बांटते हैं। तो ये जो लास्ट वाले जो इसको बोलते हैं पैसाज विधि, इसको बोलते हैं पैसाज विधि। ये बीच वाला जो होते हैं उसको बोलते हैं मनुष्य विधि, इसको बोलते हैं देवी विधि, और इसको बोलते हैं ब्रह्म विधि। अभी जो ब्रह्म विधि होता है, ब्रह्म विधि में और पैसाच विधि में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता है ना। ब्रह्म विधि से सारे एनर्जियाँ रिलीज होती है, और पैसाच विधि में असुरों का वास होता है, इसलिए यहाँ पे भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। अब ये जो कंस्ट्रक्शन एरिया जो होता है, ये हो गया मनुष्य विधि और ये देव विधि, इसी के अंदर सारे कंस्ट्रक्शन होते हैं। इसलिए आप देखोगे पुराने ज़माने में जो लोग घर बनाते थे, पुराने ज़माने में लोग घर बनाते थे, जैसे बीच में आंगन छोड़ते थे ना, इसके ऊपर फिर ऐसे बरामदा होता था आंगन के चारों तरफ, और फिर उसके बाद फिर ऐसे ऐसे कमरे होते थे, वो बरामदा के चारों तरफ ऐसे ऐसे कमरे होते थे। और फिर एक कमरे के बाहर भी घर के चारों तरफ थोड़ा सा ज़मीन छोड़ते थे, जो कि पैसाच विधि में आता था। इस ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन नहीं होता था, जिसके कारण घर में सनलाइट का आना जाना, हवा का आना जाना, एक प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहता है। तो ये सब जो था बहुत साइंटिफिक तरीके से बनाते थे लोग, वास्तु को ध्यान में रखने के। बीच में खाली स्थान छोड़ना है, लास्ट में खाली स्थान छोड़ना है, जैसे एयर का, वाटर का, सन का, सनलाइट का, ये सब चीज़ का आसानी से आदान प्रदान, घर में जो रहने वाले हैं वो बीमार ना पड़े, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे ना। और देवी विधि और मनुष्य विधि में ही सिर्फ कंस्ट्रक्शन होता था। तो जब भी कोई बड़े बड़े चीज़ों का निर्माण करना होता है, मंदिर का या नगर का या बड़े घर का, है ना, तो लोग इस विधि को फॉलो करते हैं। जिनके ज़मीन बड़े हैं, बड़े साइज की ज़मीन है, वो आप घर बनाना चाह रहे हैं तो ये तरीके से फॉलो करके बना सकते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है पद विन्यास। पद विन्यास में क्या करते हैं, जो भी हमारे हाउसेस होते हैं, जो भी हमारा लैंड है, इसको हम अलग अलग पद में बांटते हैं। जैसे इसको मान लीजिए हम 9x9 में बांट सकते हैं। बहुत लोग 3x3 इसको छोटा करते हैं, 3x3, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे करके। तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईशान, उत्तर हो गया, ईशान हो गया, पूर्व हो गया, आग्नेय कोण हो गया, दक्षिण हो गया, नैऋत्य कोण हो गया, पश्चिम हो गया और वायव्य कोण हो गया, और ये हो गया ब्रह्म स्थान। तो ऐसे करके अलग अलग खंड करके इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, या इसको 9x9 टर्न्स में डिवाइड करते हैं। इसी को अगर
और हम लोग डिवाइड कर दिए, तो ये हो गया 9 × 9, क्या होगा 9 × 9, इसको बोलते हैं 81 पद विन्यास। 81 पद विन्यास, 81 मीन्स 81, 9 × 9 क्या होता है 81। ऐसे करके अगर बहुत बड़े प्लॉट है तो और भी ज़्यादा जाते हैं ना, 9 × 9 की जगह हम ना वो हजारों पार्ट में डिवाइड होते हैं, फिर उसको ऐसे करके बनाते हैं। तो इन जनरल 9 × 9 में हमारा हो जाता है, मतलब जो मोस्ट सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो 9 × 9 होता है। अब आप देखोगे ये 9 × 9 में जो बीच वाला जो 9 × 9 का ये जो होता है, ये हो जाता है इसमें ब्रह्म स्थान, है ना, ये वाला है, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। और ये जो बाहर के जो जितने भी ये बाउंड्री वाले ये जितने भी खंड हैं, ये सब ये टोटल कितने खंड है बाहर के, ये 32 खंड आपको मिलेंगे ऐसे करके। लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, ये टोटल क्या है 32 है। तो ये जो पद विन्यास करते हैं उसके हर पद में देवता का वास होता है, ठीक है, इतना याद हो जाएगा। बस अभी शॉर्ट में जितना समझ सकते हैं हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो 32 जो खंड है, ये हर में 32 अलग अलग देवता का वास होता है, ठीक। अब ये जो बीच का जो बच गया ना, ये जो टर्म्स, इसमें भी इसको भी ऐसे डिवाइड करते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। तो एक ये खंड हो गया, एक ये खंड हो गया, एक ये खंड हो गया और एक ये खंड हो गया। 6 पद का जो एक एक खंड बनता है। और फिर यहाँ पे हो गया, दूसरा कलर ले लेते हैं। फिर यहाँ पे 2 खंड का एक एक पद बनता है। फिर ये हो गया, ये हो गया, फिर ये 2 खंड का एक पद हो गया, ये 2 खंड का एक पद हो गया, फिर ये 2 खंड का एक पद हो गया, ये 2 खंड का एक पद हो गया। तो टोटल कितने पद हो गए देखिए, यहाँ पे 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाहर में कितने थे 32 थे, ठीक है। और उसके अंदर ये वाले 2 पद के कितने हो गए, 2 खंड के कितने पद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक। फिर 6 पद के कितने हो गए, 1 2 3 4, समझ में आ रहा है। और एक ये बीच वाले जो ब्रह्म स्थान जिसको बोलते हैं, एक ये। अब इस टोटल को जोड़ोगे तो हो जाएगा 32 8 40 और 44 से 45, ये कितने हो गए 45, यानी कि टोटल 45 देवता इस जगह पे वास करते हैं। हर खंड में एक एक देवता का वास होता है ना। अब इस हर खंड के देवता का नाम है, और वो देवता जिस खंड में विराजमान होते हैं वहाँ की एनर्जी, उस देवता का जो एनर्जी होता है उसके अनुसार रेडिएट करता है। हर देवता का देखोगे वाहन अलग होता है, अस्त्र शस्त्र अलग होता है, उनके पोशाक क्या होते हैं, उनका डिपार्टमेंट क्या है, उसके अनुसार उनका एनर्जी होता है ना। जैसे अग्निदेव, अग्निदेव आपको रिप्रेजेंट करते हैं, तो अग्निदेव का स्थान इधर कहीं पे होगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये भी मैं आप लोग को सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा क्विज। तो हमने जो आपको जो पढ़ाया है वो इतना टेक्निकल डिटेल ना पढ़ाते हुए, क्योंकि इतना याद रखना संभव नहीं और इतना यूज में भी नहीं आता है आजकल। मैंने आपको इन सब देवताओं को मिला के जो एक एनर्जी फील्ड इधर जनरेट हो रहा है, मान लीजिए वो हो गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के क्या क्या एट्रीब्यूट्स है आपको डायरेक्ट पढ़ा दिया है ना। इसी तरह हर डायरेक्शन के जो जो एट्रीब्यूट्स है वो पढ़ा दिए। अब हम ये जो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था कि ये जो डोर्स के लिए, इंट्रेंसेस के लिए जो 32 आ रहे हैं ना, N1 N2 N3 N4,
S1 S2 S3 S4 5 6 7 8। तो ये जो 32 जो देवता है बाहर आउटर फील्ड पे, यही 32 देवता एनर्जी फील्ड के 32 इंटरेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा N1 to N8 ना, E1 to E8, S1 to S8 और W1 to W8। ये कितने हो गए? 8 + 8 + 8 + 8, ये हमारे 32 आ गए हैं टोटल। तो ये जो 32 इंट्रेंसेस है ये कुछ नहीं है, 32 एनर्जी देवता के जो फील्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कौन कौन से एनर्जी देवता यहाँ पे हैं उस देवता के एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इंट्रेंसेस हमारे अच्छे देवता के इस पे पड़ रहा हो तो वहाँ पे अच्छा इफेक्ट आता है। वही इंट्रेंसेस खराब देवता के यहाँ पे पड़ रहा, राक्षस योनि के जो देवता है उन पे पड़ रहा तो वो खराब इफेक्ट देता है। अभी समझ में आ रहा है लॉजिकली? तो हमने इतना डिटेल में ना पढ़ा के ये शास्त्र से है, जितना सिंप्लीफाई हो सके, काम का हो सके उतना ही आपको पढ़ाया। इसीलिए आप देखोगे इंट्रेंसेस के बारे में एक चीज आप देखोगे, नॉर्थ में N3 और N4 डायरेक्शंस अच्छे माने गए, ईस्ट में E3 और E4 अच्छे माने गए, साउथ में S3 और S4 अच्छे माने गए, और वेस्ट में W3 और W4 अच्छे माने गए। अब इसको आप जोड़ोगे ये सारे को, लोग जैसे इंट्रेंसेस पहले बनाते थे, तो ये आपको एक ऐसा आकृति देता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वास्तिक का चिन्ह बोलते हैं बेसिकली इसको। तो इसीलिए ये स्वास्तिक का चिन्ह बहुत शुभ माना है। जब आप ऑटोमेटिकली N3 और N4 में गेट बनाओगे तो उसके जस्ट अपोजिट जो डायरेक्शन है S3 S4 में फिर गेट बना सकते हैं। E3 E4 में बनाओगे तो उसके जस्ट W3, जब आपका एनर्जी घर का ऐसे फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में तो वो वास्तु शुभ होता है ना। इसीलिए ये शुभ का जो चिन्ह आया, तो पहले के जो वास्तु कंसल्टेंट होते थे वो ये ऐसे एक मेथड लगा के देखते थे कि ये घर का जो वास्तु है वो शुभ है कि नहीं। पहले बड़े बड़े राजनगर ये सब का जो निर्माण होता था तो बीच में बहुत बड़ा रास्ता होता था, इस तरह आप देखे होंगे बड़े बड़े रास्ते होते थे। ये रास्ते होते थे 24-24 फुट, इतने चौड़े रास्ते होते थे, और उनके राजनगर के चारों तरफ इस तरह अलग अलग चीज़ें बने होते थे, है ना। यहाँ पे किचन का एरिया हो गया, यहाँ पे रहने वाले जो बड़े बड़े लोग सब हैं, मंत्री उनका हो गया, इधर गौशाला हो गया, इधर पढ़ने वालों के लिए हो गया, एजुकेशन हो गया, गुरुकुल हो गया। तो ऐसे करके वो नगर का निर्माण होता था। तो ये वास्तु शुभ नगर होता था ना। यहाँ पे देखिए ये स्वास्तिक का चिन्ह ऐसे बनता था, ऐसे करके लोग इधर से आते थे और इधर जाते थे, इधर से आते थे, इधर गेट होता था आने का चारों तरफ से। तो इस तरह से चीज़ें था। आज समय मिला तो हमने इसको भी कवर कर लिए। ये बेसिकली हमारे टॉपिक में खाना, तो समझ में आया तो अच्छा है, ले लीजिए, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप नहीं भी समझे तो भी जितना हमने कोर्स में पढ़ा है उतना भी कर लिए तो बहुत काफ़ी है। आप फुल्ली वास्तु कंसल्टेशन कर सकते हैं, जितना मैंने सिखाया है उतना जान के भी कर सकते हैं। अगर और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपको कुछ जो बुक्स है ना, जैसे विश्वकर्मा प्रकाश, ये सब बुक्स पढ़ के भी समझ सकते हैं, उसमें भी इन सब चीज़ों का वर्णन है। या सिंपल वास्तु के बहुत सारे बुक्स अवेलेबल होंगे, तो वो पढ़ के आप लोग समझ सकते हैं। कल क्लास में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग 1-2 चीज़ और देखेंगे आप लोग। और ऑलमोस्ट मैंने अभी तक इतना बता दिया कि आप लोग इतना से भी कंसल्टेशन कर सकते हैं, लेकिन और इसको थोड़ा रिफाइन करेंगे और भी कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, जैसे वास्तु पुरुष, इन सब को बारे में और भी डिटेल में जानेंगे, कैसे हुआ वास्तु पुरुष का जन्म, ये सब चीज़ें। तब तक के लिए बंदे, फिर हम कल मिलते हैं इसी समय 10 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।